टेक्निक का। एक हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246 505065 पर। उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ बात करने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब, जो कि MBBS MD हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डायबिटीज़ में लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड रैंकिंग में भी 2nd नंबर पर है, जिसका नाम है कार्डिफ यूनिवर्सिटी। वहाँ से आपने डायबिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। इसके अलावा भी कई सारे फेलोशिप्स किए हुए हैं डायबिटीज़ में और ओबेसिटी में, दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर से, चेन्नई से, हिंदुस्तान में भी कई जगह से आपने फेलोशिप्स किए हुए हैं और हैदराबाद में फ़िलहाल 4 अलग अलग जगह पर अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। कई पेशेंट्स आपके पास से इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। साथ ही साथ ओबेसिटी में भी वेट लॉस और वेट कंट्रोल के लिए काफ़ी हद तक डॉक्टर साहब की मेडिसिन से काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम इससे पिछले के एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बॉडी के लिए ख़ास ज़रूरी है, लेकिन बॉडी में पैदा नहीं होता है, बाहर के चीज़ों से उसको अपने अंदर लेना पड़ता है और बॉडी के लिए काफ़ी हद तक बहुत ज़रूरी होता है। तो हालांकि अल्लाह का कुदरत का निज़ाम देखिए, बॉडी के लिए जो चीज़ इंटरनली नहीं बनती है लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है और हालांकि उसको लेने के लिए अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पे उसका इंतजाम कर रखा है। तो इसके ऊपर अगर आप कुछ और मजीद रोशनी डालते हुए हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम लोग जिक्र कर रहे थे मोहसिन साहब की ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हम जैसे मैं बता रहा था कि कितने तरह के चिकनापन होते हैं, मतलब ऑयल जो होते हैं, जैसे मैं बता रहा था कि एक है पॉलीअनसैचुरेटेड फैट जो किस्म का फैट होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट एक होता है, एक सैचुरेटेड फैट एक चीज होती है और एक ट्रांस फैट एक चीज होती है। देखिए जैसे मैं बता रहा था कि ट्रांस फैट को हमारे अमेरिकन न्यूट्रिशनल बोर्ड में ये प्रोटोकॉल है कि हमें ट्रांस फैट बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना चाहिए, जैसा कि लेस देन 1%। और सैचुरेटेड फैट को हमने बताया था कि लेस देन 7% लेना चाहिए। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट का क्वांटिटी यानी कि 10 से 12% की क्वांटिटी में आप ले सकते हैं पर डे। तो अब हमें जैसा मैं बता रहा था कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्योंकि हमारी बॉडी में बनता नहीं है तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हमें बाहर से लेना पड़ता है, यानी कि फूड में से लेना पड़ता है, या तो इसके कैप्सूल भी मिलते हैं जी, जो हम रेगुलरली ले सकते हैं इसको। देखिए अगर हम फूड की बात करें तो हमें ये फिश के फॉर्म में हम ले सकते हैं, यानी कि मच्छी, यानी कि आप सैल्मन, जैसा सैल्मन मच्छी होती है या ट्यूना जो मच्छी होती है, हम वो मच्छी के द्वारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हम ले सकते हैं। ये एक चीज हो गई। अगर उससे और थोड़ी कम क्वांटिटी में अगर हम बात करते हैं तो हम वॉलनट्स की बात कर लें, यानी कि बादाम को ले लें या पिस्ता को ले लें या काजू को ले लें। तो ऐसे चीजों में आपको यह देखा जाता है कि आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की थोड़ी लेस क्वांटिटी होती है, लेकिन उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिया जा सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी चीजों से हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को ले सकते हैं, यानी कि खाने के द्वारा या क्योंकि अब ज्यादातर हम अक्सर क्वालिटी में खाते नहीं है फिश को, तो हम ये भी कह सकते हैं कि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के आपको कैप्सूल्स मिलते हैं। अगर हम डेली एक कैप्सूल भी अगर हम खा लेते हैं तो हमारे शरीर को जो क्वांटिटी से, जो हमको जो अमाउंट से जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 मिलना चाहिए वो मिल जाता है। देखिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बेहद
जरूरी है। जैसा कि मैं बता रहा था कि डायबिटिक पेशेंट्स में होता यह है कि थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है, यानी कि जो बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म, देखिए एक होती है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन अक्सर यह देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में थोड़ी सी भूल चूल हो जाती है जी, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का उसमें यह हेल्प करता है मेमोरी अच्छी रखने में। देखिए ओमेगा 3 ओमेगा 6 का नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है कि यह ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है। और दूसरी चीज यह करता है कि यह ग्रोथ डेवलपमेंट में से ये काफी ज्यादा हद तक हमें हेल्प करता है ग्रोथ डेवलपमेंट में। अच्छा, इसके खास खूबियां जैसा मैं बता रहा था कि जैसा हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली दो चीजें होती हैं। एक है हमारे खून में कई चिकनापन है, खून में कई चिकनापन में 4-5 ऐसे चिकनापन है जो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन उसमें एक चीज जो अच्छी होती है वो है HDL। तो HDL और एडिपोनेक्टिन जो ऐसे दो केमिकल्स हमारी बॉडी में या हमारी फैट में ऐसे होते हैं जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहां पर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में यह देखा गया है कि यही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आपके HDL के लेवल्स को बढ़ाते हैं, यानी कि हार्ट के प्रोटेक्ट करने वाले केमिकल्स को बढ़ाते हैं। और जो गंदे जो चीजें होते हैं खून में, जो चिकनापन हम जो कहते हैं, जैसा कि ट्राइग्लिसराइड्स को ले लें या VLDL को ले लें या LDL को ले लें, ऐसे चीजों को यह कम करता है। देखिए ऐसे बहुत ही कम दवाएं हैं जो फार्मेसी में या फार्माकोलॉजी में जो इन्वेंट हुई है जो हमारे HDL को बढ़ाने वाली, ऐसे बहुत ही कम दवाएं हैं। बिल्कुल, मतलब दवाएं ऐसे खास है नहीं कि जो हमारे हार्ट के प्रोटेक्ट करने वाले केमिकल्स को ऊपर करे। लेकिन ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में यह देखा जाता है कि HDL लेवल्स को यह बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स कम करने की दवाएं ऐसे कई होती हैं, लेकिन HDL को बढ़ाने वाली दवाएं बहुत कम देखी जाती हैं। लेकिन ये एक ही दवाई में दोनों भी काम हो जाती हैं। तो इस तरह से हम ये कह, और इसका कई देखिए जितने भी जैसा ओमेगा 3 ओमेगा 6 ऐसे कई फंक्शनिंग है। अगर हम बात कर बैठे तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इससे पहले मैंने बताया था कि आर्थराइटिस जिसे हम कहते हैं, तो आर्थराइटिस बेसिकली जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ऐसे कई चीजें जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से कई ऐसे फायदे हैं जो हम जैसा कि हार्ट को प्रोटेक्ट करना या बीपी को कम करना या जो रुमेटाइटिस में क्या होता है, जो मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, जो जॉइंट्स में जो दर्द होता है, हर जॉइंट्स में जो दर्द होता है उसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। तो डॉक्टर साहब, ओमेगा 3 के जो टैबलेट जैसा कि आपने बताया मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसको या डायबिटीज या फिर ओबेसिटी रहने दिए या बीपी, हार्ट जैसा कि आप बता रहे थे, इन सबको तो फायदा है। नॉर्मल अगर किसी को ये सब चीजों की शिकायत नहीं है तो वो लोग भी क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जैसे कि बॉडी का नॉर्मल कंजम्पशन बॉडी का हमारा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का हमें लेना चाहिए। देखिए क्योंकि हम लेते नहीं है, देखिए ज्यादातर अगर हम इसको अगर हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की अगर क्वांटिटी को देखें तो ये ज्यादा फिश में मौजूद है। जैसे कि मैं सैल्मन फिश में बताया, ट्यूना फिश मैंने बताया, वॉलनट्स में थोड़ी कम क्वांटिटी में लेकिन होता है। लेकिन हम अक्सर खाते कितने बार है फिश? बहुत कम खाते हैं। तो एक्चुअली ये प्रोटोकॉल है कि फिश को आप हफ्ते में 2 बार खाना चाहिए, लेकिन हम खाते नहीं है। तो अगर जब लेते नहीं है तो इसके कैप्सूल्स होते हैं, तो आप ये कैप्सूल्स आप शुरू कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर घर में एक टेबल पे ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 का कैप्सूल होना चाहिए और वो कंज्यूम करना चाहिए। इसमें कोई आपको साइड इफेक्ट्स कुछ होते नहीं है, सब इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल देखिए 10 साल की उम्र से लेकर आप 80 साल की उम्र तक आप यूज कर सकते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को। इतनी बेहतरीन चीज होती है। तो इसका हमें और ये खासतौर पर ओमेगा 3 ओमेगा 6 डिप्रेशन में भी हेल्प करता है। यानी कि जिसे डिप्रेशन होता है, जिसे थोड़ा सा सैडनेस जो महसूस होता है, उस पर भी ये हेल्प करता है। तो ओमेगा 3 के काफी सारे फायदे हैं। जी बिल्कुल। ये तो रही ओमेगा 3 की बात। डॉक्टर साहब, अगर दूसरी तरफ हम देखें जैसे कि वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं जी, तो ये किस टाइप के वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स का हमें इंटेक करना चाहिए, खासतौर से ओबेसिटी होने दीजिए या फिर डायबिटीज के, तो जो खास करके पेशेंट्स होते हैं वो लोगों के लिए काफी हद तक
कोई फ्रूट नहीं खाना रहता है, कोई तरकारी नहीं खाना रहता है, तो उसके ऊपर कुछ आप रोशनी डाली हमारे व्यूअर्स के लिए जो डायबिटीज हैं या फिर ओबेसिटी के शिकार हैं, उनको मदद मिल सके। ये मजीद साहब बहुत अच्छी टॉपिक आपने आज छेड़ी है कि हमें आपका सवाल ये है कि ऐसे कौन से फ्रूट्स होते हैं, ऐसे कौन से वेजिटेबल्स होते हैं जो अक्सर लोगों को एक मिथ होती है, अक्सर लोगों को एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है कि हम ये फलान ये नहीं खा सकते हैं, फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, ऐसे कई चीजों पर उन लोग का डाउट्स होता है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि हर डायबिटिक पेशेंट, हर ओबेसिटी पेशेंट किसी भी किस्म का फ्रूट खा सकता है, जैसा कि मगर इसमें एक थोड़ी सी ये बात पे मैं जो कहने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान से अगर मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स इस बात को सुने। देखिए ऐसे दो चीजें होती हैं जो हमें समझना चाहिए। एक तो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। देखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम दो वर्ड्स को यूज करते हैं अक्सर। एक वर्ड होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक वर्ड होता है ग्लाइसेमिक लोड। देखिए इसमें मतलब यह होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह होता है कि ग्लाइसेमिक का मतलब यह है कि शुगर। तो शुगर का इंडेक्स कौन से ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कौन से ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि शुगर कितनी तेजी रफ्तार से, फर्ज कीजिए आप कोई एक चीज एप्पल खा लिए जी, तो ये एप्पल जब जैसे आप खाते हैं ऐसे कई चीजें हैं, आप वेजिटेबल्स में ले लें, फ्रूट्स में ले लें, आप खानों में ले लें, चावल में ले लें, ऐसी कई चीजें हैं जिसमें हम इन सबको नापा और तोला जाता है इनके इंडेक्स और लोड से, यानी कि ये फ्रूट में या ये वेजिटेबल में कितना शुगर होता है ये हमें जानना जरूरी है। देखिए जैसा कि मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्ड जो मेडिकल टर्म जो मैंने यूज किया है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यहां पर यह होता है कि कितनी फास्ट, जैसे हम खाते ही कोई भी एक चीज जब हम खाते हैं तो खाते कितनी तेजी रफ्तार से, यानी कि कितनी तेजी क्वांटिटी से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। सही। तो ऐसे चीजें होते हैं जो ये चीजें अगर आप खाने से शुगर एकदम तुरंत ही आपके खून में बढ़ जाता है जी। ग्लाइसेमिक लोग ये कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी में खाने से आपके शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। देखिए दो मतलब अलग अलग है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब यह कि कितनी तेजी रफ्तार से शुगर बढ़ता है कोई चीज खाने से। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब यह होता है कि भाई कितनी देर तक और कितनी क्वांटिटी में क्या खाने से आपका शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। सही। तो अब हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम बात कर दें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं कि भाई कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी कि जिसके खाने से शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है जी। देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक नंबर्स होते हैं। अगर कोई ऐसे फ्रूट्स या ऐसे वेजिटेबल जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नंबर लेस देन 55 अगर होता है तो हम वो अच्छी चीजों में शुमार किया जाता है, यानी कि अच्छे फ्रूट्स में शुमार किया जाता है, अच्छे वेजिटेबल्स में शुमार किया जाता है, यानी कि आप वो वेजिटेबल्स और वो फ्रूट्स आप बिल्कुल खा सकते हैं चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो चाहे वो ओबेसिटी पेशेंट हो। ओके देखिए तो अब अगर डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। डॉक्टर साहब जैसा कि आप कह रहे थे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो फूड्स हैं, मैं चाहूंगा कि नाज़रीन आप भी अपना एक पेन पेपर ले लीजिए और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नाम जो डॉक्टर साहब बताएंगे उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको भी आगे चल के इससे आप समझ सकेंगे कौन सा फूड आपको चाहिए, कौन सी तरकारी आपको चाहिए और कौन सी चीज से आपको परहेज करना है, वो आप नोट करते रहिए। जी डॉक्टर साहब। देखिए अब क्योंकि ये न्यूट्रिशनल स्टफ तो काफी ज्यादा एक्सपैंडेड है नहीं थोड़े बहुत ही सही जी। मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि मेरे व्यूअर्स को जितना मेरे से हेल्प मिल सकती है तो ले, लेकिन ये क्योंकि एक न्यूट्रिशनल कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिशनल सब्जेक्ट है, इट्स अ वेरी बहुत काफी ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि कम से कम वक्त में जितना अच्छा मेरा मैं अपने व्यूअर्स को हेल्प कर सकता हूं कोशिश जरूर करूंगा। देखिए जैसा कि मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मैं बात कर रहा था कि ऐसे कई चीजें हैं जो हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स को काउंट करते हैं जो लेस देन 55 होता है, और ये चीजें आप बिल्कुल हर डायबिटिक पेशेंट और हर मोटा पेशेंट ये बिल्कुल खा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कि हम फ्रूट्स की अगर हम बात कर लें जी कि कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेस देन 55 होता है, यानी कि जिसके खाने से शुगर नहीं बढ़ती, यानी कि तेजी रफ्तार से नहीं बढ़ती। देखिए हर फ्रूट्स में हर एक चीज में एक अलग अलग तरह का शुगर होता है। देखिए अगर हम गन्ने की बात करें तो केन शुगर की अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज होता है।
अगर हम वही फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां का टाइप का शुगर जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज कहते हैं। अगर वही हम प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपको शुगर का जो टाइप का मिलता है वो स्टार्च मिलता है जी। तो अलग अलग किस्म के तरह के शुगर्स होते हैं जो हमें अलग अलग तरह की चीजों से खाने से हमें मिलती हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें तो फ्रूट्स की अगर हम बात करते हैं तो एक एप्पल ले लीजिए जी। एप्पल खा सकते हैं आप बिल्कुल, एप्रिकॉट खा सकते हैं आप बिल्कुल। अगर हम ग्रेप फ्रूट्स जो होते हैं जी, ग्रेप फ्रूट्स आप ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं आप, और इसमें आप ये जो लीचेस जो हम क्या कहते हैं पीचेस जो कहते हैं पीचेस, उसे उर्दू में क्या कहा जाता है पीचेस को, एक पीचेस होते हैं, ग्रेप फ्रूट होता है, एप्पल्स हो सकते हैं, एप्रिकॉट चीज आप ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में होती हैं। ये आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं यानी कि मौसम्बी ले लें, संतरा ले लें आप। तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं अगर मोटे का हम बात करते हैं। अगर उसी फ्रूट पर हम बात करते हैं तो पपैया, जो पपैया जो होता है वो मोटे पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज होती है। पपाई को अगर हम ले लें तो ये चीजें हम ले सकते हैं। तो अगर हम टॉप 5 अगर आप मुझे पूछे कि भाई अच्छा टॉप 5 कौन से, एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहां से? जी मैं एमएम बेग बात कर रहा हूँ। जी एमएम बेग साहब, कहां से बात कर रहे हैं आप? जी मैं हिमायत सागर दरगाह खालिस्तान से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए बेग साहब। जी वो शुगर इंक्रीज क्यों होता? शुगर इंक्रीज क्यों होता? आपको शुगर है? हाँ जी हाँ। कब से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे तो भी मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा। जी जी। आप कितने साल से है शुगर ही आपको? और कितना रहता है? जी देखिए मेरे को एक 4 साल से है। 4 साल से है, अच्छी बात है। और कितना है लेवल शुगर का खाने से पहले और खाने के बाद का? तो मेरे को खाने से पहले 270 है, खाने के बाद 350 है। ओके। कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं आप? दवाई या इंसुलिन? ग्लाइकोमेट 500 mg इस्तेमाल करोगे? ग्लाइकोमेट 500 जी। ये कितने बार लेते हैं? ये कितने बार दिन में कितने बार ले रहे हैं आप ये गोली? सुबह शाम दे साहब। सुबह शाम एक गोली। और कौन सा लेते हैं? इसके अलावा कोई और दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं वो ताकत की एक गोली दे रहे थे वो। ताकत की एक गोली दे रहे हैं। सिर्फ ग्लाइकोमेट लेते हैं आप, कुछ दूसरा कुछ लेते हैं? जी सिर्फ ये एक गोली ले रहे हैं आप शुगर के लिए? हाँ ये चीज ले रहे गोली। जी नहीं, इसके अलावा भी कोई और भी देना चाहिए था शायद आपको डॉक्टर साहब। खैर वैसे अभी भी आपका शुगर बढ़ा हुआ ही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। खाने के बाद 370 कभी 350 हो जा रहा, जी 400 हो जा रहा, कम नहीं हो रहा उसका लेवल। जी बिल्कुल। अब जैसा कि मैं खाना भी नहीं खा सक रहा हूँ मैं, अब एप्पल ओके और जैसे आपने पपाई ये इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। जी। आपका वेट कितना है? जी मेरा वेट है देखिए वो 40 है। 40 किलो। जी हाँ। और हाइट? हाइट 5 फीट 6 इंच। 5 फीट 6 इंच। आपकी उम्र कितनी है साहब? मेरी उम्र देखिए बहुत कम उम्र में आया साहब मेरे को। जी कितनी है एज? अब तो 35 है मेरी। 35 इयर्स। अच्छी बात है। शुगर के अलावा भी आपको जोड़ों में दर्द या फिर कुछ दूसरी शिकायत है? जरा हाथा पैरों में दर्द होता था कमजोरी से। अच्छी बात है। ठीक है बेग साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये हिमायत सागर से बात कर रहे थे एमएम बेग साहब। जी बेग साहब सलाम अलैकुम। जैसा आपने बताया कि आपकी शुगर 4 साल से है और आपका फास्टिंग शुगर लेवल्स आपने बताया 270 और खाने के बाद का शुगर जैसे आपने बताया 300 350 शुगर आपकी रहती है। देखिए ये तो काफी अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, और नॉर्मली आपका शुगर लेवल्स फास्टिंग का होना चाहिए 90 to 120 के बीच में, और खाने के बाद का शुगर लेवल आपका होना चाहिए 140 to 160 के बीच में। और आपके लिए बेग साहब मेरा ये बहुत ही आपको ये सजेशन है, क्योंकि आपकी उम्र काफी कम है 35 इयर्स, आपका बहुत ही टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल का मतलब मेरा ये है कि जो मैंने बताया फास्टिंग ब्लड शुगर 90 और 120 के बीच में और पोस्टपोनल 140 to 160 के बीच में ही होना चाहिए। अगर ना होने की वजह से इसके कई आपको कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपको
कॉम्प्लिकेशंस में जाए, जैसा कि किडनी पे इफेक्ट हो जाना जिसे हम न्यूरोपैथी जिसे हम नेफ्रोपैथी कहते हैं, या रगों पे इफेक्ट होना जिसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जैसे आंखों पे इफेक्ट होना जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। तो ये तीनों कॉम्प्लिकेशंस पहले आ जाती हैं उसके जी, और इसके साथ साथ मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाती हैं। देखिए, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एक चीज हो जाती है और एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस एक चीज हो जाती है। अगर हम माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रोवास्कुलर की कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, तो ये तीन चीजें पहले इफेक्ट हो जाती हैं आपको, यानी कि किडनी का प्रॉब्लम, रगों का प्रॉब्लम और आंख का प्रॉब्लम, और उसके बाद आपके हार्ट को तो साइमल्टेनियसली इफेक्ट करती चाहिए। तो इनका जो शुगर लेवल जो है और जो डोजिंग जो लेते हैं, ये ग्लाइकोमेट 500 मिलीग्राम लेते हैं, ये बिल्कुल कोई डोजिंग की बात ही नहीं हुई है। देखिए, ये बिल्कुल हल्का सा, बहुत ही हल्का सा मेडिसिन है जिसमें मेटफॉर्मिन होता है। मेटफॉर्मिन शुगर लेवल्स को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, कुछ हद तक आपको शुगर को भी कम करता है। लेकिन यहां इनके अगर बेक्स के पेशेंट में अगर हम देखें, क्योंकि इनको मोटापन नहीं है, यानी कि इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए, अगर मोटा जब होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि इनके केस में डोजिंग का चेंज होना बेहद जरूरी है, दवाओं का चेंज होना बेहद जरूरी है। ये दवाएं इनको काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा डोज है, सिर्फ मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम, यानी कि ये मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम दिन भर में लेते हैं। इसका ये कोई गोली का कोई डोज ही नहीं हुआ, ये कोई ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ। जबकि अगर ये शुगर लेवल अगर आपका 4 साल से अगर ये डायबिटिक है और 4 साल से अगर ये जनरली अगर ये 270 और 300 350 शुगर अगर मेंटेन करते हैं, तो मैं बेक साहब से जरूर चाहूंगा कि अगर जो भी नियरिंग उनके जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनके पास जाएं और फौरन अपने मेडिसिन चेंज करवाएं और अपने शुगर्स को कंट्रोल में लाएं। बिल्कुल। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फ्रूट्स की, जैसा कि मैं बताता हूँ, एप्पल एक चीज हो जाती है, या ग्रेप फ्रूट हो जाती है, या आप ये पीचेस को ले लें आप, ये एक चीज हो सकती है, या पपाया ले सकते हैं आप। तो अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में अगर हम जनरली कैटेगराइज कर दें, देखिए, एक कैटेगरी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि तरकारी की अगर हम बात करते हैं, तो तरकारी में स्टार्च होता है शुगर के फॉर्म में। लेकिन ये तरकारी जब हम खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जब हम कंज्यूम करते हैं, मैं एक बात जरूर कह दूं अपने व्यूअर्स को कि जितना कंजम्पशन आप तरकारी का कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि जब हम लेते हैं तो इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका जो होता है वो बहुत ही कम होता है, और जब खाते हैं तो इसका जो डाइजेशन होता है बहुत लंबा डाइजेशन खींचता है, मतलब टाइम ज्यादा लेता है, और फिलिंग दिखता है, यानी कि हमें ऐसा दिखता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। और दूसरी चीज आपके एपेटाइट को कम करता है, यानी कि जो आपके जो खाने का जो सेंटर होता है उसे ये इनहिबिट करता है, यानी कि कम करता है। आपके दिमाग को ये सिग्नल्स पहुंचाता है कि आपका पेट भरा हुआ है, और फिलिंग होता है, यानी कि देर तक पेट में रहती है, हजम होने में टाइम लगता है। तो इसमें तरकारी का लेना बेहद जरूरी होता है। तो अगर हम इसकी अगर हम बात करें तो मैं पहली चीज में बात करूंगा ब्रोकोली की। देखिए, ब्रोकोली इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसा कि मैं लंदन की अगर आपको बात कर लूं कि बाहर जब आप जाते हैं में, तो आपको जो फास्ट फूड जो खाना मिलता है, देखिए, 1 पाउंड में आपको एक बर्गर मिलता है, फ्राइड आपको चिप्स मिलते हैं, और आपको पेप्सी का इतना बड़ा बॉटल मिलता है 1 पाउंड में। जब आप वही ब्रोकोली जैसी तरकारी जब आप लेने जाते हैं वहां के मॉल में, तो आपको 2 पाउंड 10 सेंट्स में आपको ब्रोकोली, सिर्फ इतनी ब्रोकोली मिलती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि अच्छी जो चीजें होती हैं वो महंगी क्यों होती हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, जब क्योंकि वहां पर तो इतना फास्ट फूड इतना तेजी रफ्तार से है, वहां पर दुनिया की हर कोने में ले लें, आप हिंदुस्तान में ले लें, आप दुनिया के हर कोई भी कोने में जाकर ले लें, तो जो फास्ट फूड जो तेजी रफ्तार से है वो इसी वजह से है। सही है, क्योंकि आपको सस्ता, और दूसरी चीज इजी। देखिए, मोर देन मनी से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि ज्यादा टेस्टी फूड होता है, और लोगों का वक्त लोग बचा लेते हैं वहां पर कि भाई वो तो जैसे आप डोनट्स ले लें, आप तो ये क्या कहते हैं, मैकडोनल्ड्स ले लें, आप जाते जाते आप 200 रुपीज दे दें, आपको पूरा बर्गर दे देगा, चिप्स की पैकेट दे देगा, आपको पेप्सी दे देगा, सब चीज में। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अहमद भाई, पुरानी हवेली से। जी फरमाइए। रात तो शुगर मेरी चक्कर में जी, तो लेटी मेरी शुगर 12 पे
हार्ट बिलो 80 जी, खाना खाए बाद 110 रहती, 110 जी। और इसके बाद में क्या होता है, वो तो रात तो हम मुंह सूखते रहता है, रात तो हम कम से कम 4 बार यूरिन आता है जी, प्यास भी लगती रहती रात में, और रात तो हम लग सूखा रहता है और 4 बार यूरिन भी आता है। डायबिटिक है क्या? और मेरी उम्र है 33 उम्र है, जी। और वेट है मेरा 80, वेट 80, हाइट कितनी है आपकी? हाइट 5.4। 5.4। तो आप ये शुगर के मतलब डायबिटिक डिटेक्ट हो गया वो पूछना चाह रहे हैं आप, या डायबिटिक है? डायबिटिक्स अभी शुगर लो है, क्योंकि मैं कुछ भी डायबिटिक के मेडिसिन से डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया अभी। अच्छा, ये टेस्ट आप ये लास्ट 6 मंथ से चल रहा है। 6 मंथ से चल रहा, 6 महीने से आप ये लेवल पे चल रहा है तो आपका शुगर दवाएं लेवल? वगैरह लेते हैं शुगर के दवाएं खाते हैं? शुगर की कोई दवा ले रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं लिया अभी तक। कोई मेडिसिन नहीं लिया? प्रॉब्लम ये अलग सुनने का, अलग सुनता, रात में यूरिन आता 4 बार? यूरिन कंटिन्यू 4 टाइम या 5 टाइम आता है नाइट में। जी जी जी। तो ये शुगर का टेस्ट कब करवाए थे आप? लास्ट 2 डेज बैक में करा था मैं। 2 डेज बैक भी करा तो ये लेवल? यूरिन क्या है, ऐसा 2 घंटे या 3 घंटे ऐसा आते रहता, रात में सिर्फ रात में ज्यादा आता, सिर्फ रात में ज्यादा यूरिन आता है? पानी पीने की प्यास लगती आती जी। 1 घंटे का सिर्फ उठ के यूरिन करना पड़ता है। जी जी जी। ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ और? ठीक है बस, आप कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। पुरानी हवेली से अहमद साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया कि आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 80 है और पोस्टपोन ब्लड शुगर आपका 110 रहता है। देखिए मैं ये बता दूं कि आप डायबिटिक नहीं है, एक चीज, क्योंकि फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स अगर 100 के, देखिए मैं एक रेंज में आपको बता दूं कि 100 और 100 to 126 के बीच में अगर जब वैल्यू आता है शुगर का तो हम इसे प्री डायबिटिक करार करते हैं। अगर 126 के ऊपर आता है, जब नया जब शुगर पे एक नए पेशेंट को जब हमें डायग्नोस करना होता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है या पेशेंट डायबिटिक नहीं है, ये शुरुआत की बात करता हूं, मतलब जो नया जो पेशेंट आता है हमारे पास, तो अगर उनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल अगर 100 to 126 के बीच में अगर होता है तो वो शुगर लेवल्स को हम प्री डायबिटिक कहते हैं। यानी कि इतनी पतली सी दीवार है, वो कभी भी प्री डायबिटिक से डायबिटिक बन जा सकते हैं। अगर 126 के ऊपर अगर शुगर लेवल जाता है इनका है तो हम उसे डायबिटिक का करार देते हैं। अगर 100 के नीचे जब इनके नंबर आते हैं खाने से पहले के शुगर के, तो वो नॉन डायबिटिक होता है, शुगर नहीं होता। जी नहीं, इनका सवाल ये है कि बिलो 80 इनका लेवल्स दिखा रहे हैं और खाने के बाद का 110, तो क्या इनको लो शुगर की शिकायत? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अहमद साहब, ये आपका जो शुगर लेवल जो मेंटेन करते हैं ये बहुत अच्छे शुगर लेवल्स हैं इनके। ओके। अगर खाने के बाद अगर 2 घंटे के बाद अगर शुगर लेवल्स इनका 110 120 आता है तो हाँ ये कहूंगा कि 140 150 आना चाहिए था, लेकिन 110 120 आता है, दैट्स ओके। लेकिन इनको देखिए डायबिटिक नहीं होते, लेकिन अगर लेस देन 100 इनका अगर शुगर लेवल्स आते हैं तो ये नॉन डायबिटिक है। तो बिल्कुल ये बात सीधी बात है। तो और दूसरी बात ये है कि अगर इनका, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ, इनका सवाल था कि भाई अक्सर रात में ये 2-2 घंटे को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन को उठते हैं। देखिए ये देखिए अगर हाइपरग्लाइसीमिया की अगर हम बात करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट में हम बात करते हैं, तो हमें ये सिम्टम्स नजर आते हैं, यानी कि पेशाब का ज्यादा आना, यानी कि शुगर में यानी कि पेशाब में ग्लूकोज जब निकलना चाहता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है और थर्स्ट बढ़ जाता है। यानी कि देखिए 3 चीजें होती है जब शुगर का होता है, या तो भूख बढ़ जाती है, या तो पेशाब का आना बढ़ जाता है आपका, और प्यास का लगना ज्यादा हो जाता है आपको। ये 3 पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये 3 मेडिकल टर्म्स करार दिए गए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 3 भी दिखे। जी ये जरूरी नहीं है कि अगर डायबिटिक इनको ये 3 चीजें दिखने के लिए नहीं। लेकिन आपके केस में अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ती है तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप एक यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन लें, क्योंकि वहां के स्फिंक्टर्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या कि यूरेथ्रा का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या क्या उसका, ये जब एक यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना बेहद जरूरी है। अगर फर्स्ट मोस्ट कॉमन चीज अगर डायबिटीज को डायग्नोज कर अगर हम क्लो कर देते हैं कि भाई ये डायबिटीज नहीं है आपको, तो मैं ये बेटर ये समझूंगा कि भाई आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें, शायद उनसे बेहतर आपको ओपिनियन मिल सकती है। ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन जो आ रहा है इनको, और
डायबिटीज की तो इनको शिकायत नहीं है, नहीं है। लिहाजा इनको चाहिए कि एक यूरोलॉजिस्ट से मिलें और वहां पर अपना कंसल्ट करवाएं, डॉक्टर से मिलें, ताकि और इनका अगर मतलब उनसे बात करें तो इनका हाइट, इनका वजन के हिसाब से वजन होना चाहिए 58 केजी और इनका वजन है 80 किलो, यानी कि 22 किलो वजन इनका ज्यादा है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप, जैसा मैं अक्सर देता रहता हूँ डाइट और मैं जो टिप्स देता हूँ एरोबिक एक्सरसाइजेज यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के चीजें जो टिप्स में देता रहूंगा वो आप सुने, आप उसको फॉलो करें इंशाल्लाह। अगर उसके बाद भी अगर वजन कम नहीं होता आपका, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको एक मेडिकल ट्रीटमेंट की सपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल आपको वेट कम करना चाहिए और साथ ही साथ अहमद साहब आपको एक यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी का जो प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है मतलब सर कि ये वाटर इंटेक लेते कितना है। जी हाँ, देखिए अगर पानी का जब कंजम्पशन अगर ज्यादा होता है तो नेचुरल बात है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर को और शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं खुदूस बात कर रहा हूँ हैदराबाद से, BHL में रहता हूँ मैं। जी BHL से। जी खुदूस साहब फरमाइए। 2 साल से शुगर आया मेरे को। जी। इससे पहले जो डॉक्टर साहब के पास कम था तो कम हो रहा, ज्यादा हो था। जी। तो टीवी में दवा, टीवी में मेडिसिन बताए, वो गोली वो खा रहा हूँ, उससे तो शुगर कम है, तो ये दूसरी गोलियां बंद करना है, चालू करना चाहिए। कौन सी गोली खा रहे हैं आप? टीवी में बताए सो कौन सी दवा खा रहे हैं? कुछ नाम है इसका। ये आयुर्वेदिक है क्या? जी आयुर्वेदिक है। अच्छा आयुर्वेदिक है। और फिलहाल आप जो दवाई खा रहे थे वो कौन सी खा रहे थे, एलोपैथी की? अच्छा अच्छा। कितना है आपका शुगर लेवल? मेरा पहले 300 था। जी अभी कितना है? अभी 160 है। 160 है खाने के बाद? जी खाने के बाद। और खाने के पहले? खाने के पहले नहीं चेक कराया, वही चेक कराया। अच्छा ये चेक कराएं। तो सवाल क्वेश्चन क्या है? जी आपका सवाल ये है कि आप ये आयुर्वेदिक की जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को इस्तेमाल करते हुए दूसरी दवाएं छोड़ सकते हैं क्या? अच्छा। दूसरी ने कौन सी दवा है? जो एलोपैथी की इस्तेमाल कर रहे थे, जिनके डॉक्टर ने इनको दिए थे। ठीक है खुदूस साहब, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये गुफ्तगू जारी रहेगी और खुदूस साहब के भी सवाल का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप डायबिटिक हैं? क्या आपकी इंसुलिन का डोज बढ़ते जा रहा है? क्या आपके दवाइयों का डोज बढ़ते जा रहा है? फायदा उठाइए एक खास मेडिकल टेक्निक का। 1 हफ्ते के अंदर आपका इंसुलिन और दवाइयों का डोज आधा हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में इंसुलिन और दवाइयों से छुटकारा पाइए। यकीन नहीं होता? आजमा के ही यकीन कीजिए। जिंदगी भर बगैर इंसुलिन और दवाइयों के भरपूर सेहत पाइए नॉर्मल शुगर्स के साथ। गारंटीड रिजल्ट सिर्फ टाइम्स डायबिटीज स्पेशलिटी सेंटर पर। कॉल करिए 9246